बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आप सुन रहे हैं सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जारी थे और कौमी असम्बली के इजलास में भी आज फिर वही एहतजाज किया गया ऊ का जिसका कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था और बताया था, तहरीक इंसाफ ने वही एहतजाज आज दोहराया है। इसी तरह से जो सेनेट है उसके अंदर भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो चर्चा है वो रहा है। इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू भी होती रही है। इससे पहले कि मैं उसकी तफसीलात पे आऊँ या उसके ऊपर बात करूँ, कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में जिसको आर्मी चीफ ने चेयर किया था। इसमें गवर्नर भी थे जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, वज़ीर आला भी थे। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हैं उनकी यहाँ पर रहनुमाई मौजूद थी, यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन थी, उन्होंने शिरकत की। यहाँ तक कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, अताउर रहमान साहब भी थे, शेरपाव साहब भी थे, यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं, वो कि हमें किसी तस्वीर में नज़र नहीं आए, लेकिन कहा गया है कि वो खुसूसी शिरकत पे, खुसूसी दावत पे वहाँ पर गए थे। इसी तरह से एमएल वली खान साहब थे, दीगर तमाम सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद थी और बड़ी खुल के 4 घंटे से ज़ायद ये सिटिंग हुई है। इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, इसमें बहुत प्रैग्मेटिक किस्म की जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, जो टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है उसके हवाले से मालूमात शेयर की गई हैं। और पाकिस्तान के 2 साबिक वज़राए आला जो कि मौजूद थे यहाँ पे, परवेज़ खटक साहब भी थे, महमूद खान साहब भी थे, आफ्ताब शेरपाव साहब वज़ीर दाखिला रहे वो भी, और जो होती साहब थे, अमीर हैदर होती साहब, वो भी इस पर मौजूद थे। तो तीनों ने अपनी अपनी जो इनपुट थी वो इसके अंदर दी है, जो इत्तलात हैं। और हमाद हसन साहब हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत तफसील के साथ ये अपनी जो इसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर की हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये कि इस मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो थे उनकी और जो गवर्नर साहब हैं उनकी भी कुछ थोड़ी सी अनबन हुई है। हम आगे जाके ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ वॉकआउट की भी खबरें आई और फिर वापसी भी हुई। लेकिन असल बात यह है कि किसी ने भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो उससे डिसएग्री नहीं किया, और टारगेटेड ऑपरेशन जो हो रहा है या जो हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी तफसील के साथ इनपुट दिया गया है। ख़ास करके शेरपाव साहब की जानिब से, अमीर हैदर होती साहब की जानिब से बहुत ही जो प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जो है वो काबिल अमल उसके अंदर उन्होंने इनपुट दिया है। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है। इसी दौरान आर्मी चीफ ने जो आज एक ख़बर ISPR ने भी रिलीज़ की है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि बयानिया बनाया जा रहा है, जो बाहर बैठे हैं वो तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये उन्होंने ये कहा, और ये कहा कि ये ख़ास करके ये बयानिया जो है पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज को तकसीम करने के लिए बनाया जा रहा है। इत्तलात इस मामले में भी कुछ शेयर करेंगे। कुछ इत्तलात हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं ख़ास करके अमेरिका में, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इत्तलात हैं, वो कैसे हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी जानिब फ़ौजी अदालतों के ऊपर भी अहम रिमार्क्स आज अदालत ने दिए हैं, और ख्वाजा हारिस साहब ने इस मौके के ऊपर बड़ी अहम बात की है कि जो मास्टरमाइंड है 9 मई का, उसका मुकदमा भी फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। याद रहे कि ख्वाजा हारिस साहब वज़ारत दिफ़ा के इस वक्त लॉयर हैं जो कि इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़े अहम सवालात हसन नज़र रिजवी साहब ने उठाए इस मामले के ऊपर। जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस जो था उसमें जाना सिक्योरिटी ब्रीच था। इन वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल हुआ कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि गोली चलाएं, मगर 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात पर नुकसान पहुंचा तो क्या कोई मज़ाहमत की गई। और ये भी उन्होंने कहा कि कोई तो मास्टरमाइंड होगा, किसी ने तो साजिश की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड का जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके ऊपर भी आज जज साहब ने वजाहत पेश की और कहा है कि बानी नहीं आए, बानी का इंतज़ार किया, उनकी ख़ानदान का इंतज़ार किया, जब वो नहीं आए तो मैं उनकी गैर हाज़िरी में ये फ़ैसला नहीं सुना सकता था, लिहाजा इसको हमने मुलतवी किया, मुअख्खर किया और अब 17 को ज़रूर सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब ने आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बाद लगता है कि तीसरा जो राउंड है मुज़ाकरात का वो भी ख़तरे में पड़ गया। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म को उन्होंने नामुनासिब लफ्ज़ों से पुकारा है, इदारों पर फिर तनकीद की है। लेकिन ऐन मुज़ाकरात का जो राउंड 16 को होगा उससे पहले की ये गुफ्तगू, क्या ऐसा तो नहीं कि एक दफ़ा फिर ये मुज़ाकरात का मामला जो है डीरेल हो जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस मुज़ाकरात के मामले के ऊपर आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत इंकशाफात किए हाउस में, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी हम
مطالبات جو ہیں ہمارے یہ تقریباً اس قسم کے ہیں، لیکن ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے جو تاحال نہیں آئے۔ یہ کہا گیا کہ ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جائے، نائب وزیر اعظم نے وہ فیسیلیٹیٹ کیا، سنڈے والے دن وہ ملاقات بھی کروا دی گئی۔ اور اب جو مطالبہ سامنے آیا ہے، یہ ساری عمر کہتے رہے کہ این آر او مانگ رہے ہیں اور این آر او نہیں دیں گے، تو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جو بندے مقدمات میں ملوث ہیں اور جیلوں میں بند ہیں اور جن پہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر جرائم کے اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، حکومت انہیں رہا کر دے۔ تو میں اس ایوان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی تو اجازت نہیں دیتا۔ ایک عدالتی طریقہ کار ہے، وہ اپنایا جائے، عدالتوں میں جائیں، انہیں ریلیف ملتا رہے، جہاں پہ نہیں بنتا نہیں بھی ملتا۔ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ سامنے آیا، یہ انکشاف کیا ہے تارڑ صاحب نے۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں بیرسٹر عقیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جناب فیصل وافدہ صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، اور ان کا بھی ہم سنتے رہتے ہیں، آج بھی ان سے کچھ اطلاعات لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب احمد اویس صاحب معروف قانون دان ہیں، سابق پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آڈیٹر رہے ہیں ہمارے پنجاب کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا بھی احمد اویس صاحب، آپ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے میں فیصل وافدہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ یہ جو آج کی ایک تو کل کی جو میٹنگ تھی وہ بہت اہم تھی، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ الگ ملاقات بھی ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں۔ کل خیر یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگ تھی، کیا اس کے اندر ظاہر ہے اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ پس پردہ مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے، اور پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو بات کی آپ ان سے متفق ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ صاحبہ۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو کل لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوئی ہے چیف کی موجودگی میں، جس میں آپ نے کہا گورنر بھی تھے اور کے پی کے ایم بھی تھے، تو سب سے بڑے دہشت گرد تو اسی کمرے میں گنڈاپور صاحب موجود تھے۔ تو جب ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کرنا ہے تو بسم اللہ وہیں سے ہونی چاہیے۔ میں تو اس کے اوپر یہی کہہ سکتا ہوں۔ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، اگر کوئی پاپولر ہے تو وہ کرپشن کر سکتا ہے، اس کو چیف ایگزیکٹو کی آرڈر کے تحت اس کو معاف کر دیا جائے۔ کوئی اگر دہشت گرد ہے اور وہ سی ایم ہے تو اس کو ہم جمہوریت کے لیے چلنے دیں۔ کوئی وزیر اعظم کرپشن کر کے نکل جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر سزا نہ ہو۔ کوئی ملک سے بیرون ملک چلا جائے پھر ٹرم پورا کر کے واپس آ جائے، ہم اس کو بٹھا کے اپنے پاس کرسی پہ بٹھا لیں۔ یہ جو شارٹ فائل میموری ہے، چاہے وہ اداروں کی ہے، چاہے وہ میری ہے، آپ کی ہے، جمہوریت کی ہے، لیڈران کی ہے، کہ کیریکٹر دیکھیں گے 20 سال سے اس آدمی نے پاکستان کو کیا دیا ہے، فوج کو کیا دیا ہے، اپنے پارٹی کو کیا دیا ہے، اس کے اوپر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت حال اور وقت ضرورت آپ کسی کو بھی کالے سے سفید کریں گے تو رزلٹ پاکستان کے اندر وہی ہوگا جو آج 75 سال بعد ہے۔ ایک تو یہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ مگر علی امین گنڈاپور صاحب دیکھیں نا، ان کے اوپر الزامات، آپ الزام لگا رہے ہیں کہ دہشت گردی، یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ وہ 26 نومبر کو ہوا کیا تھا۔ نہیں، میری طرف سے میں احتجاج کرتی ہوں، چلیں کہ یہ جو ہے کہ ایک سی ایم جو الیکٹڈ سی ایم ہے اس کے اوپر میں الیکٹڈ سینیٹر ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گولی مار دوں؟ بالکل نہیں ہے۔ مجھے اجازت ہے میں آپ کے کیمرہ مین کو گولی مار دوں؟ یا مجھے اجازت ہے میرے ساتھ باہر سیکیورٹی کے بندے کھڑے کہوں اس کا سر پھاڑ دوں؟ میرے پاس اجازت ہے میں ادھر آگ لگا دوں؟ مجھے اجازت ہے کہ میں یہاں توڑ پھوڑ کر دوں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے پاکستان کے اندر؟ لیکن تحقیقات ہونی چاہیے نا۔ تحقیقات کیا ہونی چاہیے؟ اگر تحقیقات کیا ہے اس کے اندر، آپ کو نہیں پتا کون گورنمنٹ مشینری یوز کر کے پی کے کیا ہے، 10 کروڑ پہ کانٹریکٹرز کے دے دیں، ٹھیک ہے؟ ان کانٹریکٹرز کو آپ سبق ملنا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر ایسے دھرنوں مرنوں کے لیے آپ کو ہائر کرتی ہے، آپ کے سپیکرز لیتی ہے، آپ کی اکوپمنٹ لیتی ہے، نہ دیں۔ اگر لیں تو 10 گنا زیادہ پیسے اپنے پاس گارنٹی کے تحت دیں، ورنہ نہ دیں۔ یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے نا پاکستان کے اندر۔ یہ کیا رواج ہے ہمارے پاس جمہوریت کے اندر کہ یہ جمہوری لیڈر ہے، اس کو کرپشن کرنے دیں، یہ پاپولر لیڈر ہے، اس کو معاف کر دیں ایگزیکٹو آرڈر سے، یہ سی ایم ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، یہ پیراگراف نہیں لکھ سکتا ہے، پڑھ کے نہیں دیکھ سکتا، ایکٹنگ کر سکتا ہے، دہشت گردی کر سکتا ہے، ڈرامہ کر سکتا ہے، فلم بنا سکتا ہے، وہ سی ایم ہے، یہ سینیٹر ہے، یہ ایم این اے ہے۔ یہ کب تک ہم ڈرامہ سنیں گے پاکستان کے اندر؟ یہ ڈرامہ اگر آپ نے لے کے چلنا ہے تو پھر یہ بھٹا بٹھائے، پھر یہ ڈرامے بازی میں بند کر، پھر یہ کہانی ہے، نہیں کہانی ہے۔ نہیں تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، الیکشن پھر لڑنے کی اجازت ملتی ہے، نہیں ملنی چاہیے۔ ادھر میری بہن، ادھر آپ کو عدالتوں کا میموری فائل ہونی چاہیے، ادھر آپ کا اداروں کے میموری فائل ہونی چاہیے، لیڈران کی ہونی چاہیے، میڈیا کی ہونی چاہیے، اینکرز کی ہونی چاہیے، ایم پی ایم این ایس کی ہونی چاہیے، الیکشن لڑنے والوں کی ہونی چاہیے۔ پوری ہسٹری دیکھیں نا، شادی کے ٹائم پہ تو آپ باپ دادا کی ہسٹری نکالتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی کا باپ اچھا تو اس کا بیٹا اچھا تھوڑی ہو گیا، اس کی بیٹی تھوڑی اچھی ہوگی۔ تو آپ فطرتاً اگر غلط ہیں تو فطرت کو ٹھیک کریں نا، آپ روٹ کاز کی طرف جاتے رہیے۔ آپ اوپن ہاؤس، آپ میرے حساب سے اگر میرا تجزیہ آپ ذاتی طور پہ پوچھیں گی
तो दहशतगर्द अगर एक आदमी है जो बम मारता है, एक आदमी है जो पत्थर मारता है और एक आदमी जो गोली चलाता है। वैसे उस मीटिंग के अंदर अहमद वली खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की, वो मैं नहीं दोहराती, मगर उन्होंने कहा इस जो आप बात कर रहे हैं इस तरह की बातें उन्होंने भी अहमद वली खान उनके पास डिटेल्स भी थी, उन्होंने बताई भी। ठीक है, मुझे भी आज उसने बताई, मेरा दोस्त है, ठीक है, और दिलेर आदमी है, मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जो दिल में वो मुंह पे मुनाफिक नहीं है, ठीक है ना, मैं मुनाफिक हूँ। साजिशें भी हमारे लिए की जाती है, शिकायतें भी की जाती है, ड्रामे भी होते हैं, फंसाने की कोशिश भी होती है। हम अल्लाह की मेहरबानी है, हम जब गलत पे लड़ाई खड़ी कर रहे होंगे तो कोई भी होगा उसके आगे खड़े होंगे, और खड़े हुए हैं। लेकिन ये जो बहन सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, दिस नीड्स टू एंड। आज जो लॉ मिनिस्टर साहब ने बात की, किसी ने उसको डिनाई नहीं किया है, वो सही कह रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए से इमरान खान साहब की रिहाई। मैं आज कह रहा हूँ, अल्लाह ताला जैसे बाकी बातों में इज्जत अल्लाह ने रखी है, वो राजी रहे मुझसे। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि 20 जनवरी के बाद आपको मेरी एनालिसिस, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे बाहर के दौरे के तहत पीटीआई लेट के मुज़ाकरात करेगी और उस वक्त गवर्नमेंट अकड़ेगी। 20 जनवरी के बाद आपका इशारा पहले ही हो जाएगा, सदर ट्रंप 20 जनवरी से पहले ही हो जाएगा। ये मुझे इसमें भी कबात नहीं कहने के लिए कि ये भी पॉसिबिलिटी कि कार्ड पीटीआई के खीसे से निकल के शहबाज शरीफ के खीसे में गिर जाए। अच्छा, तो अकड़ेंगे उसी बेस पे ना, ठीक है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि 2025 पाकिस्तान का टेक ऑफ का साल है। पाकिस्तान एक वाइब्रेंट सिचुएशन में आने वाला है, बहुत उस खत्ते के अंदर उसकी हाईलाइट होगा, उसकी बड़ी रेलेवेंट पोजीशन होगी। और इस बार हमारे सिपह सलार से मुशर्रफ साहब के दौरान डू मोर के बजाय पाकिस्तान कहेगा व्हाट्स इन इट फॉर मी, ठीक है। ये सिचुएशन मैं देख रहा हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे कि फिगर यानी पाकिस्तान कहेगा कि भाई आप पाकिस्तान में हमें क्या दे सकते हैं बजाय कि हमसे लें आप, सिपह सलार ही कहेगा आपको इंशाल्लाह। यही जनरल चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर साहब भी करके देंगे आपको। ऐसा क्या हो जाएगा ट्रंप के आने के बाद? मैं चाहता हूँ ये सेलिब्रेट भी कुछ करें ना। इनकी हर चीज़ तो मैं नहीं ले सकता, मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफात है, इतलात है, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, और इनके लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ। अभी तो कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा सख्त होने वाला है, उनके ज्यादा सख्त ऐलानात। ट्रम्प कार्ड है ना, वो ये पीटीआई का ट्रम्प कार्ड है ना। ये जो सारी जो सजाओं के लिए डिले किया जा रहा है लोअर कोर्ट के अंदर, जो 17 की डेट पड़ी, वो एक्चुअली 17 नहीं, वो 20 का इंतजार करेंगे, 20 के बाद ये सजा सुनाई जाए, क्योंकि उनको बहुत सारी होप्स है, और मैं समझता हूँ बहुत मायूसी है पीटीआई के लिए। तो इसीलिए 17 को हो जाएगी। अब फैसला हो जाएगा जो मौखर हुआ। देखिए, तारीख बदल सकती है, फैसला नहीं बदल सकता। फैसले में तो सजा होनी ही होनी है, अल्लाह ताला बदल सकता है, दुनिया में और कोई नहीं बदल सकता। आप जब ये बात करते हैं तो फिर ये फैसले को मुतनाज़ा कर देता है कि फैसल वारदा साहब को ये कैसे? अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आप कोई नजूमी तो है नहीं। मैं नजूमी हूँ। मैंने 3.5 साल पहले का हिस्सा था, मैंने उस दिन भी कहा था, फवाद चौधरी ने भी कहा था, शरीफ मजारी ने भी कहा था, हम तीन ने तो रजिस्ट किया था। सबसे आज हमाद अजहर साहब ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं। हमाद अजहर की अब देखिए, वो देखिए, मैं पर्सनल होता नहीं हूँ, एक आदमी भगौड़ा है, अच्छी बात है, नहीं अच्छा काम किया, दूसरी शादी की, वो लड़की को नाम देने को तैयार नहीं है, इस पे नहीं आना, भगौड़ा है ना। मगर आप ये कह रहे हैं कि आप मुझे एक बात बताएं, आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त आपने कहा था कि ये गलत फैसला है। मेरी बात सुने, ये मैं नहीं कह रहा, आप आर्काइव्स में देखें, आप उस टाइम के शोज निकाल के देखें। फवाद चौधरी ने रजिस्ट किया, सबसे ज्यादा हम 2 ने रजिस्ट किया, शरीफ मजारी साहब ने रजिस्ट किया, एक बंद लिफाफे में काम हुआ, उसको फोर्सफुली बंद लिफाफा किया। और अब जब हम चीजें पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें नजर ये आ रहा है कि ये तो फैसला 1 महीना पहले हो चुका था, उस दिन तो सिर्फ मोड़ लगाने के लिए लाया गया था। और बरी जिम्मा तो कैबिनेट भी नहीं होनी चाहिए असूलन समेत मेरे, क्योंकि कलेक्टिव था, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ इमरान खान साहब ने किया था और उसके बेनिफिट उनकी, अब मैं ये 15 साल से तो मैंने उनको चोरी करते नहीं देखा था, लेकिन इसके फैसले का बेनिफिट तो उनकी बीवी और उस बीवी के बच्चों को हुआ, या गोगी गैंग को हुआ। और मैं आपको इधर भी क्लियर करता चलूं कि ये जो बार बार कंफ्यूजन है, केस क्या है? ये केस बहुत सीधा सा केस है। 460 बिलियन देने थे सुप्रीम कोर्ट के, ये एक अलग इशू है, ये आप समझ लें। मैंने 460 बिलियन देने सुप्रीम कोर्ट को एज पेनल्टी। ये मेरे एक्स अरब रुपए, 50 अरब है, 25 अरब है, 100 अरब रुपए है, जो ओवर एंड अबव है 460 के ऊपर। यानी कि आज अगर ये 100 अरब मेरे हैं और ये वापस पाकिस्तान को आ रहे हैं तो ये 560 हो जाएंगे। 460 ये और 100 ये, ठीक है। इस 100 को पाकिस्तान की एक्सचेकर से हटा के इस 460 में ऐड करके इसको 360 कर दिया। तो इतने अरबों का फायदा देने में कोई फायदा आपने लिया नहीं, आपने रेनोवेशन नहीं कराए, आपने तोहफे तोहफे नहीं लिए, आपने जमीन नहीं ली, उस जमीन के अंदर आपने ट्रस्टी बल के दाम नहीं बदले। तो फायर तो बंदूक मेरे दी, इन्होंने दी गोलियां, फायर तो इमरान खान साहब ने किया है ना, तो सजा तो हो रही है। अच्छा, और उस वक्त हम नहीं कहते, 3.5 साल बाद भी मैंने पहले कहा, कैबिनेट के अंदर भी कहा, बड़ी गाला जाके भी कहा। इसके ऊपर मैं अहमद अवैस साहब को भी शामिल करूं। एक मिनट, 2.5 साल पहले भी कहा, आज भी आप कह रहे हो, तारीख बदल सकती है,
फैसला नहीं बदल सकता। अच्छा अहमद अवैस साहब, बहुत यानी इनका कहने का मकसद ये है कि ओपन एंड शट केस है ये, जो कि PMLN भी कह रही है कि इतना वाज़ेह केस है कि पैसे आने के मुझे इस केस में जरूर सजा होगी, कितने बयान आते हैं उनके, वो उसको सैंगलिंग में देते हैं, लेकिन उनको भी पता है ना उनसे गोली चल गई है। मैं ये नहीं कह, अगर वो चोर आदमी होते, अगर वो बेईमान आदमी होते इमरान खान साहब, तो वो जमायमा साहिबा की लीगली जायदाद के आधे हिस्सेदार थे डॉलर्स में, ठीक है, तो वो उस वक्त लेते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब वो चोर नहीं थे। लेकिन आप कहे कि चोरी का फायदा उनकी बीवी और उनके बच्चों को, और कैसे हो सकता है कि उनकी देखे ना ये 450 या 60 कनाल अराजी जो उनको मिली, ये खान साहब को पता ही नहीं, सारा मलबा आप उनकी एहलिया पे तो नहीं गिरा सकते ना ये सारा। मैंने ये कहा आपको कि मैंने, मेरी एक हिस्ट्री है 32 साल से, एक मिसाल है 50 साल से, जो भी उम्र है 70-77 साल है उनकी उन हिस्ट्री में ऐसी चीजें नहीं थी। 2018 में बेगम साहिबा के आने के बाद ये सारी चीजें होना शुरू हो गई। अब ये तो बेगम साहिबा पे आप, ये तो होता है ना, आसान टारगेट होती हैं खवातीन, उनको ये तो आप फिर खवातीन का टारगेट शुरू कर देती है। मैं, ये तो बड़ा मसला है भाई, आप कैसे, भाई अगर कोई अच्छी औरत है उसका खावत बुरा है तो मैं आदमियों को कहूंगा। हाँ तो मैं तो जो सब देखा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनको नहीं पता भाई, अगर आंखों में पट्टी बंद गई है, अगर आपने मुझे पानी का ग्लास दिया है, अच्छा आंखों की पट्टी तो बंदी ना, ये तो अभी भी है, अभी भी है, चले ये, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि कसूर उन्होंने नहीं किया। अच्छा ठीक, साइन ऑफ तो प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है, इमरान खान साहब ने किया है। अहमद अवैस साहब, आपका क्या कहना है? क्योंकि फैसल साहब जो बात कर रहे हैं वो बात उसमें यूं जान है कि वो कहते हैं कि वो फैसला जो कैबिनेट ने बंद लिफाफे के अंदर किया था, वो क्यों, किसकी कहने के ऊपर उन्होंने वो सेटलमेंट की और मलिक रियाज के पैसे वहां से उठा के वहां दे दिए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि आज बड़े अरसे के बाद पहली दफ़ा फैसल वाडा साहब को मैंने सुना और मुझे इनके कमेंट्स बाई एंड लार्ज अच्छे लगे वैसे, और बड़ी ब्लंटली बातें की। अब आगे भी किया करते हैं, लेकिन बाज़ बातें जो की हैं उन पॉलिटिशियन के मतलब जो इनके कमेंट थे, जो बातें, बहुत सारी बातें बड़ी ब्लंटली और बड़ी अच्छे तरीके से, ठीक है, एक अंदाज़ है इनका अपना। वो वैसे कहते हैं ना कि एक अंदाज़ बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद, शुक्रिया। अब दूसरी बात यह है जो उन्होंने ये अब जो उन्होंने ये सज़ा के मुतालिक की है, तो वो मतलब है कि ये अभी इसके ऊपर वो इजहार ख्याल कि जो जज ने फैसला करना है वो फैसला हम पहले ही उसके ऊपर थोप दें कि ये फैसला होने वाला है और ये यकीनन होगा। अगरचे उसके अंदर एक सदाकत यूँ नज़र आती है कि जिस जज को ये इस मनसब पे बिठाया गया और जिसने ये फैसला देना है, अभी फैसला आया नहीं है, उसका नाम जो है वो जुडिशल कमीशन में एलिवेशन के लिए जा चुका, आपको मालूम है ना। तो आप सोचिए अभी कि कितना बड़ा, उनका नहीं गया सर, नहीं अहमद अवैस साहब, उनका नाम नहीं गया, उनका नाम नहीं गया, ये मैं करेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं जी, उनका नाम नहीं गया और बैरिस्टर साहब ने भी इसकी तस्दीक की है जी सर। मगर आपकी बात ये, आपका ये कहना है कि दबाव के तहत मुअख्खर हुआ है। असल बात ये है कि क्यों लोग इतनी शोटी के साथ कह रहे हैं कि ये, अब ये बात ये देखे ना, हाँ अब ये देखे ना, मैं आपको बताऊँ ना, आप देखिए ना, अब उन्होंने अभी आखिरी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग उन्होंने ये डेट और टाइम फिक्स किया हुआ था कि ये सुबह 11 बजे 13 तारीख को सुबह 11 बजे फैसला सुनाना है। ये तो फिक्स जज साहब ने किया हुआ था जी, और ये आपके सारे मीडिया ने फ्लैश की न्यूज़, बिल्कुल ऐसे। अब जज साहब सुबह 8:30 बजे आके बैठ जाते हैं और 10:30 बजे उठ के भी चले जाते हैं, वो 11 बजे का भी इंतजार नहीं करते हैं। और प्रिटेक्स्ट क्या है फैसला ना सुनाने का कि जी इमरान खान और दोनों जो मुल्जमान हैं जी ये नहीं हाजिर हुए। अब सूरत हाल ये है कि देखिए, आज इमरान खान कोई कबाहत नहीं है फैसला सुनाने के लिए जज को। उन्होंने कहा मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे देर हो गई, मैं पहुंचा, नाश्ते की बात ही नहीं, तो 10 बजे पहुंचा। ये आज उनकी सारी खुद उन्होंने गुफ्तगू की है सर। जी जी, चलिए, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नाश्ता कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, वो हाजिर होते या ना हाजिर होते, फैसला सुनाने से उनको जज साहब को कोई रोक नहीं सकता था। कानून जो उनको इजाज़त देता है फैसला सुनाने की, वो सिर्फ इसलिए हाजिर किया जाता है उस दिन मुल्ज़मान को आम नॉर्मल कंडीशन में, ठीक, कि जज जब फैसला सुनाए और वहाँ पे सज़ा का अनाउंस कर दे, हाँ, तो वो मुल्ज़म जो है अगर वहाँ हाजिर नहीं है तो वो कहीं एब्सकॉन्ड कर जाएगा, भाग जाएगा, छुप जाएगा। ऐसा ही है। अब यहाँ पे तो मुल्ज़म पहले ही जेल में है, हाँ, अब वो जेल से इतना ताकतवर है कि जेल से निकल जाएगा और किसी को पता नहीं लगेगा।
یا جیل والے اس کے آگے میں سر یہ جواب بیرسٹر عقیل صاحب سے لے لیتی ہوں. اور بشرا بی بی جو ہیں ہاں وہ بھی پہنچی, بالکل وہ پہنچ گئی تھی, وہ پہنچ گئی تھی 11 بجے سے پہلے, وہ پہنچی ہوئی تھی, وہ ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مینوورنگ جو ہے اس قسم کی اتنے بھونڈے انداز کے اندر, اور پھر یہ پریٹیکسٹ بنانا بڑی عجیب سی بات ہے. باقی یہ ہے کہ یہ مذاکرات کی جو صورت ہے, جو ڈیٹس وغیرہ کے متعلق جو فیصل صاحب نے بات کی ہیں, اس میں کچھ چیز صداقت بھی لگتی ہے, کچھ اس میں یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں طرف, کیونکہ پاکستان کی امپورٹنس جو امریکہ کے لیے ہے نا, وہ اس سے ہٹ کے بھی ہے. پاکستان اب ان کے لیے وہ امپورٹنٹ ملک نہیں رہا جو کولڈ وار کے زمانے میں تھا. ٹھیک بات ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, میں اس پہ آتی ہوں دوبارہ, میں اس پہ آتی ہوں, یہ بیرسٹر صاحب سے میں پوچھ لوں بریک سے پہلے. بات رہ گئی, میں آپ کے پاس آؤں گی. ابھی تارڑ صاحب کے معاملے کو میں نے کمنٹ کرنا ہے, وہ میں بات نہیں کروں گا آپ سے. کر لیں آپ کوئکلی, پھر میں بیرسٹر صاحب سے جواب لوں. وہ کہتے ہیں ایگزیکٹیو آرڈر کے تحت. میں یہ کہہ رہا تھا, ابھی تارڑ صاحب نے جو یہ کہا کہ جی ہم یہ آئین و قانون کی, اور آئین و قانون کی بات ان کے منہ سے بڑی اچنبھا لگی مجھے, کہ آئین کا حلیہ تو تارڑ صاحب کے ہوتے ہوئے بگڑا ہے, کہ وہ آئین جس کی بنیاد جو ہے انڈاؤٹڈلی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہوں, ایز اے ممبر آف لیگل فرٹرنٹی بات کر رہا ہوں, کسی اور سے پوچھ لیجئے کہ پاکستان کے آئین کا سٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے, اور 26ویں ترمیم میں کچھ اور کیا یا نہیں کیا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کر کے اس کو حکومت کے انگوٹھے کے نیچے دبا دیا. بیرسٹر صاحب یہ تو حقیقت ہے. بالکل بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, کمیشن میں بیٹھتے ہیں, کیونکہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ایگزیکٹیو آرڈر کی بات, کیا ابھی تک تو یہ جو مذاکراتی اس کا حصہ بھی نہیں ہے تارڑ صاحب؟ خیر پتہ ہوگا ان کو وزیر قانون ہے. ایگزیکٹو آرڈر کی بات جی, تو کیا رہائی, سر ایک سیکنڈ, یہ بات سن لیجیے ایگزیکٹو آرڈر کی, سر ایک منٹ, نہیں یہ اس کا یہ تارڑ صاحب سوال یہ ہے کہ وہ جو اس میں کوئی جوڈیشری کا مسئلہ نہیں ہے, وہ لوگ 2.25 سال سے آن دی پریٹیکسٹ کے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, وہ جیل میں ہیں. جن کا ٹرائل بھی ابھی نہیں ہوا, جن کا چالان بھی عدالت میں پٹ اپ نہیں ہوا, وہ کس جرم کی سزا میں جیل میں ہیں؟ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے باہر نہیں نکلیں گے تو کس سے نکلیں گے؟ جی بیرسٹر صاحب کیسی بات کرتے ہیں تارڑ صاحب, سمجھتے ہیں ساری قوم بے وقوف ہے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما مین بہت بہت شکریہ. ایک بڑی غلط پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے. آف کورس وہ اپنے کیسز کو لاجیکل اینڈ تک وہ جائیں گے, وہ فیس کریں گے, اور ان کو فیس کرنا بھی چاہیے. جہاں تک انہوں نے بات کی طاہر صاحب کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس حوالے سے یہ جو رد عمل یہ دے رہے ہیں, پہلی تو بات ہے کہ بالکل ایگزیکٹو کے تابع نہیں کیا گیا جوڈیشری کو, جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ابھی بھی انشور رکھا گیا. اور آپ دیکھ لیں وہاں پہ جو آج بھی عدالت کی گفتگو تھی, یا پچھلی کچھ ہیئرنگ سے اس ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے, سویلینز کا ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, یا وہاں سے جو ریمارکس آ رہے ہیں, وہ بالکل ایک امپارشیلٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک امپارشل یا انڈیپینڈنٹ ججز ہونے کی ریفلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے جب وہ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اور کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پہ میں زیادہ کوئی چیز نہیں کہوں گا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس پہ تو بتائے جو ایگزیکٹیو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو رہی ہے. خواہش ضرور ہے آسما بہن کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کوئی ڈیل آفر ہو, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب ایک لیڈر آ کے کہتا ہے کہ ہمیں بنی گالا کی آفر ہوئی, دوسرا کہتا ہے کہ ہمیں نتھیا گلی کی ہوئی, تیسرا کہتا ہے کے پی کی ہوئی, چوتھا کہتا ہے زمان پارک کی ہوئی. جب پوچھا جاتا ہے کہ بنی گالا کی کس نے آفر کی, تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خود سے شاید اخذ کیا یا خود آفر لے کے گئے. بھئی علی امین گنڈا پور صاحب کو کس نے یہ آفر دی؟ حکومت میں تو کسی نے یہ آفر نہیں دی, اور نہ ہی کسی اور نے یہ آفر پیشکش کی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب کی سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نتھیا گلی جانے کا کہا گیا. کس نے آپ کو آفرز دے دی؟ یہ آپ کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں, پر حقیقت سے ان کا کوئی کوسوں دور اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, مگر یہ جو ایگزیکٹیو آرڈر کی بات کر رہے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ کہاں بات ہوئی ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, وہ منٹس میں, وہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ گفتگو ہوتی ہے منٹس کے اندر سب کچھ آتا ہے, تو منٹس میں تو ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے. آف دا ریکارڈ بالکل میرا ایک بڑا سادہ سا سوال ہے, ابھی تک اسیران کی لسٹ کیوں نہیں آئی؟
ना मंजर आम पे आई, ना मीडिया के सामने आई। वाइट पेपर छापना हो तो झट से ये पार्टी वाइट पेपर तो 16 तारीख को है ना इजलास, तो उसमें आ जाएगी सामने। अब अगर सामने आ जाती है, क्योंकि वहां से जो एलिगेशंस लग रही हैं, वो कहते हैं 5000 लोग हमारे असीरान हैं, फिर कहते हैं कि कोई कहता है लीडर के जी 4500 हैं, फिर कोई कहता है कि जी नहीं 3000 हमारे असीरान हैं। ना बताया जाता है नसीरान में कौन है, कौन से पार्टी के चैप्टर या विंग से ताल्लुक रखता है, ना बताया जाता है उम्र के कौन से हिस्से में है, ना बताया जाता है कि वो कौन सी जेल में है या कौन सी जुर्म में है। लेकिन ये अभी तक लिस्ट मंजर आम पे नहीं आई। 22 दिन गुजारने के बाद, वेस्ट करने के बाद, गुजारना भी बल्कि इसको मैं नहीं कहूँगा, 22 दिन इन्होंने ज़ाया कर दिए और इन राइटिंग डिमांड्स नहीं लेके जो पहले रोज से हमने जो है। तो आप तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, ये वर्बल उन्होंने कहा है पीटीआई ने या कोई बिल्कुल गुफ्तगू हुई होगी। मैं इस बात को, क्योंकि पेशकश इस तरह नहीं हो सकती कि, क्योंकि हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। अगर एनआरओ ना मांग रहे होते तो वाकईतन ये 4 मकामात की मुख्तलिफ लीडरान के थ्रू जो है ये बात मंजर यहाँ पे ना आती। एनआरओ को तो आपको पता है ना, एक खास कानून आया था, उस कानून के जरिए लोगों को रिहा किया गया था। ज़बान में तो एनआरओ ही कहते हैं इसको, रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। लेकिन ये बात है कि आज तो बानी पीटीआई ने खुद भी ये बात मानी। उन्होंने कहा बिल्कुल 9 बजे जो है मुझे बुलाया गया था और मैंने कहा जी कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मीडिया और फैमिली आएगी तो मैं वहाँ पे। कि फिर मीडिया को किसने वहां पे बता दिया कि सुबह 8:30 बजे अदालत लगेगी। आम जो टाइम है अदालत का वो 8:30 बजे है। अब ये लोग, मैंने क्योंकि खुद मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ इस हवाले से कि मैंने तो खुद ऑब्जर्व की एक हियरिंग वहां पे कि क्योंकि जब अलेज किया गया और जज साहब ने बिल्कुल ठीक किया, फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि इसी केस में एक नहीं 2 दफा ये जज साहब पे अदम एतमाद कर चुके हैं, इन्हीं जज साहब पे। दूसरी बात, यहाँ पे इसी केस में इन्होंने कहा था कि हमें फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, और मैं इसी वजह से अदालत में गया था देखने के कौन से वो तकाजे हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, ये कौन सा ड्यू प्रोसेस है जो वायलेट किया जा रहा है। ये भी हो सकता है कि इस डर से भी उन्होंने ना किया हो कि एब्सेंशिया में अगर वो देंगे तो वो चैलेंज हो जाएगा फौरी तौर पर कि उनकी ये नहीं, इसकी भी कोई कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुल्जिम हाजिर हो या ना हो। जब ट्रायल कंप्लीट हो जाए तो फैसला सुनाने के लिए मुल्जिम का हाजिर होना या ना होना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया और बड़ी अच्छी। तो आपकी काबीना तो फैसले पहले ही सुना रही है, आपकी काबीना कह रही है कि हमें तो जरूरी है, दीवार पे ये लिखा नजर आ रहा है ना जो हरकत की गई हैं। अब कभी आपने सुना, मेरे भाई हैं फैसल वाडर साहब, वो भी आपको बताएंगे, उस टाइम तो काबीना का मेंबर थे, किसी प्राइवेट मेंबर का या प्राइवेट सिटीजन का मामला काबीना में कभी गया? और अगर काबीना में नहीं प्राइवेट किसी इंडिविजुअल का जा सकता मामला तो काबीना से छुपाया क्यों? अगर दिल में चोर नहीं था या चोरी नहीं करनी थी या कोई बेनिफिट नहीं लेना था, वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर काबीना कोई मेंबरान को दिखाया क्यों नहीं? छुपाने की इसमें क्या मैं इसमें ऊपर बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद कार्रवाई कोर्ट में चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि मास्टरमाइंड का जो उनका जो मामला है या मुकदमा है वो फौजी अदालत में चलाया जाएगा। ख्वाजा हारिस साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, जो लॉयर हैं। इसमें क्या हो सकता है, इस पर क्या बात होगी, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो आज चीफ ने बात की, आर्मी चीफ ने, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वावडा साहब, अब मुज़ाकरात के ऊपर आते हैं। ये एक तो आज सेनेट चौधरी साहब के आपने देखा प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए चेयरमैन सेनेट की तरफ से, उनको नहीं आने दिया गया। मतलब पार्लियामेंट की कोई रिट ही नहीं है कि एक सेनेटर है वो अंदर बंद है, उसको लाया जाना था, इजाज़त मिली है, उनको नहीं लाया गया। देखिए आसमा बहन, जब मैं सेनेटर इलेक्ट हुआ तो पहली तकरीर में मैंने कहा था कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएँ एजाज चौधरी साहब के। वो एजाज चौधरी साहब हो या वो कोई भी पार्लियामेंटेरियन हो, उसका आइनी और कानूनी हक है। और जो मुझे इतलात हैं, या अभी मैं एक शो पे था तो उसमें मुझे कहा गया कि सुपरिटेंडेंट ने मना कर दिया। आई डोंट नो, ये अगर स्टेटमेंट आई है तो सुपरिटेंडेंट पार्लियामेंट से भारी है तो फिर शर्म से मर जाना चाहिए, हमें डूब मरना चाहिए। तो चेयरमैन सेनेट से भारी है सुपरिटेंडेंट जी? सेनेट है ना, चेयरमैन सेनेट का इलेक्टेड नुमाइंदा है, उसको चेयरमैन बनाया है, तो अब पूरी सेनेट की बेइज्जती है। फिर मैं इस मौके पे आया कि अगर पुलिस दिखाए तो पुलिस डायरेक्ट मातहत है सीएम के, तो सीएम क्या भारी है पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, तो इसके ऊपर तो अकाउंट फॉर होना चाहिए।
नंबर 1। और नंबर 2, उनका आईनी कानूनी हक है, जब तक केसेस का फैसला नहीं होता, वो मुजरिम साबित नहीं होते, तब तक तो उनका वो हक है, ही इज अ सेनेटर, ठीक है। तो मैं तो वहाँ तक क्लियर हूँ, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं बहन आपको आपके ख्याल में सीएम ने रोका होगा या कहीं और से नहीं, कहीं और का कोई इंटरेस्ट अगर होता तो फिर ये प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं जारी होता। यानी प्रोडक्शन ऑर्डर उनके कहने पे जारी हुआ? नहीं, उनके कहने पे नहीं। देखिए, वो डे टू डे, पेटी टू पेटी इश्यूज के उनको क्या फायदा है, उनको रोक के क्या फायदा है, उनको आने से क्या नुकसान है। लेकिन फौज को क्या इससे सरोकार है कि ये आएगा और ये नहीं आएगा। हमने इस सब चीज़ों के सिस्टम को अंदर बारीक बीरी से हर चीज़ को, कॉफ़ी ठंडी है तो कहा जी फौज की वजह से, मुर्गी महंगी होगी तो फौज की वजह से, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है तो स्टॉक फौज की वजह से, नीचे है तो भी फौज की वजह, घर में झगड़ा हो गया बीवी से फौज की वजह से, ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। हमें कोई ब्लेम करने के लिए इसलिए वो हमें मिल गए हैं क्योंकि वो कर्टन से बाहर आके जवाब नहीं दे सकते, तो चुप रहता है, हम कहते हैं बोलते रहो इसके बारे में, तो दिस इज़ रॉन्ग। जब उनके खिलाफ हो तो फिर मेरी तरह आप जुर्रत करें, जैसे मैं जनरल फैज़ के आगे खड़ा था जब वो DGI थे, यूनिफॉर्म में थे, और मुश्किलें भी सही और इतनी सहली कि अब दिल भी उतना ही बड़ा हो गया, अब लड़ाई लेते हुए डर ही नहीं लगता किससे आप ले रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, जो शख्सियात मुखलिस हैं इमरान खान साहब के साथ, जैसे मैंने आपसे कहा अहमद उवैस साहब है, पहले भी मैंने ये कहा, मैंने अली मोहम्मद का कहा, मैंने मरवत का कहा, मैंने गौहर साहब का कहा, मैंने सलमान अकबर राजा साहब का आपने कहा ना उसके ऊपर यूसुफ जई का मैंने कहा, सैफ का मैंने कहा, ये सब लोग इमरान खान साहब को जेल में रखना नहीं चाहते, ये उनकी जान से खेलना नहीं चाहते, बाकी तो हवारी है। तो मैं तो खुल के बोलूंगा ना, अगर कल आज मुझसे मीडिया ने पूछा है कि जी मैं पार्लियामेंट से कह रहा था कि अली मोहम्मद खान ने आपके बारे में कोई बयान दे दिया, मैंने कहा कि उसने दे दिया, उसकी मजबूरी है, वो मुझे बुरा भला भी कह देगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बंदा तो अच्छा है ना, मुझे कुछ कह दिया मैं कहूँ बंदा बुरा है, तो फिर मेरी बात में क्या वजन है। आदमी दुश्मनी भी एथिक्स करता है, मुंह पे करके करता है। सही। मेरा कहने का सारा मकसद ये है कि देखें, तो आज इमरान खान साहब ने फिर ऐसी बातें कर दी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर दली बोल दिया है, चीफ इदारों के खिलाफ बात कर दी है, तो ये मुज़ाकरात हो पाएंगे अब? तीसरा देखिए, अभी तो मजाक हो रहा है ना, मुज़ाकरात तो नहीं हो रहे, मजाक हो रहा है, ठीक है। मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे, लेट की होंगे और सेंसिबल होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि खान साहब मुज़ाकरात अपने हाथ में लेंगे, बनिस्बत उन मुनाफिकों के हाथ में ना दें जो उनको चाहते हैं जेल में रखें या उनका और बुरा हो ताकि उनका इक़्तिदार जारी रहे। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, जब तक आप क्रेडिबिलिटी नहीं लाएंगे, देखिए ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन दुश्मन के खिलाफ हो रहा है ना, जो मुल्क के खिलाफ है वो दुश्मन है, उसके खिलाफ ऑपरेशन अगर इस कमरे में भी होना है तो करें। ये ना सोचे करते हुए कि जी ये CM है, ये PM है, ये पुराना PM है, ये AM है या DM है या मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। जो दहशत गर्दी कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया की दहशत गर्दी है, मुल्क की दहशत गर्दी है, बम ब्लास्ट की दहशत गर्दी, दहशत गर्द है, उसको आपको ये नाम डेजिग्नेशन जमहूरियत का जनाजा लेके अगर आपने इसी को लेके चलना है तो फिर आप किसी और को दोष ना दें। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के साथ जो है वो अब सख्ती नहीं होगी या कोई नरमी हो सकती है? ये जैसे देखिए, मैं तो उनके लिए दुआ गो हूं कि उनको कोई ये समझा दे जाकर कि दीवार पे सर मारेंगे तो दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फट जाएगा। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि आपकी इनके साथ लड़ाई है, आपकी इख्तलाफात सियासी, आप बिल्कुल खुल के करें, ये आपके लिए करते हैं, आप खुल के करें। लेकिन जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, अदालतें पहले ज़बरदस्ती, अब अदालतें बुरी हो गई, फिर जज को टेक ऑन कर लिया। ये टेक ऑन का सेशन स्टार्ट कहाँ से? वो देखिए, बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है। पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने इतना फौज के खिलाफ बात की, इतना उनको मिला, नून लीग ने इतना किया, उनको इतना मिला, खान साहब और उनके एडवाइजर ने कहा इतना कर दो, जो ये ख्वाहिशात रखते थे उससे ज्यादा कर दो। इस बार वो लोग सामने आ गए फौज के अंदर जिनके अपने कोई एम्बिशन नहीं है, जिन वो चीफ है वो चीफ भी बने रहेंगे, ठीक है, उनके पैसे के एम्बिशन नहीं है, उनके कोई और एम्बिशन नहीं है, उनकी कमजोरी 34, 35 साल 38 साल की कोई कमजोरी नहीं मिली है, ठीक है, कमजोरियां पीछे आपको बहुत मिलेंगी, ठीक है, लेकिन इनके पास नहीं है, तो वो लॉक हो गया, वो दीवार पर खड़े हो गए। आपका एक इदारा है जो मुल्क के दुश्मनों से आपको संभाल रहा है, वो जामिन है। आपका कोलैप्स पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का हमारे जैसे या डिफॉल्ट नहीं हो सकता, अल्लाह रहम रखे, क्योंकि उसकी जमानत हुकूमत नहीं देती, कोई भी उसकी जमानत स्टेट देती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बात अभी बात कर रहे हैं फैसल वावडा साहब, अहमद अवैस साहब, उसमें सबसे अहम एलिमेंट है उन यूट्यूबर्स का और उन लोगों का जो कि बैठे तो बाहर हुए हैं और वो व्लॉगर्स हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन उनके जो बयानात हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए नुकसानदेह। आज आर्मी चीफ ने भी उधर इशारा किया है, तहरीक इंसाफ के भी जो मुज़ाकरात होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है और फिर वो डिटेल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो सोशल मीडिया ड्रिवन पार्टी बन गई है?
नहीं, देखिए बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर आप कहें कि पीटीआई का कंट्रोल है या कोई इनसे इंस्ट्रक्शन लेके वो करते हैं, ये लोग, ये तमाम जो कुछ हो रहा है असल में ये सारी इस वजह से हो रहा है कि अनपॉपुलर हुकूमत है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। हुकूमत का तो कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अवाम एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है। आज आप रेफरेंडम करा लें अगर पाकिस्तान के अंदर कि 9 मई का वाक़या क्या हुआ था, तो रेफरेंडम में क्या जवाब आएगा आपको नज़र आता है। हुकूमत ने, और मास्टरमाइंड कौन था मैं आपको बता दूं, अभी कहा गया कि जी मास्टरमाइंड जो है, उन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट के दौरान में ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी मास्टरमाइंड का है, उसका जेल ट्रायल, उसका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो मास्टरमाइंड जो है, आज ये ना लिखें, आज हुकूमत में ये हैं, इनका कंट्रोल है, लेकिन कल हिस्टोरियन जब लिखेगा तो मास्टरमाइंड, ये मेरी बात लिख लीजिए, मास्टरमाइंड वो शहबाज को और इमरान और शहबाज को और उसके साथ नवाज शरीफ को लिखेगा। ये मास्टरमाइंड 9 मई के वो हैं जिन्होंने नफरत पैदा करवाई है। नहीं, ये लोग मैं तो आपको, ये अभी आपका वक्त नहीं है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अहमद अवैस साहब, लोग तो उसमें मुलव्विस नहीं, लोग तो कैमरे पे नजर आते हैं, लोग तभी तो हुआ ना, यही तो देखिए जी गए कोर कमांडर हाउस के, जो टाइम को जब आप लेके आएंगे, जो टाइम लाइन दी थी आईजी पुलिस ने, उसको सामने रखेंगे, और कोर कमांडर हाउस के अंदर की जो क्लॉक लगा हुआ था उसको टाइम को सामने रखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें वहीं खुल जाएंगी कि वहां वो लोग कौन थे और ये लोग कौन है जो बाहर खड़े हुए मुजाहरा कर रहे थे। बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको ये मेरी प्रेडिक्शन है, और जिस तरह वो शेर है ना कि हादसा जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना अदराक में है। वाह, तो मैं आपके सामने यर्स कर रहा हूं, लेकिन इस सारी बात के बावजूद मैं ये कहूंगा कि जो मामलात हैं इनको किसी तरीके से बेटर सेंस ये प्रवेल करने चाहिए कि पॉजिटिवली इसको मामलात को लेके आगे चलें, और सारे मामलात हमारे इंटरनली और एक्सटर्नली, इवन जो वहां पे बैठ के इन्होंने पेशावर में बातचीत हुई और अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है, मेरी तो अब भी ये कन्विक्शन है ये कि अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेगोशिएशन ओपन करनी चाहिए। बिल्कुल, अफगानिस्तान के साथ 10 साल हमने शाना पे शाना लड़ाई लड़ी हुई है। आज डॉन ने रिपोर्ट की है, हमें वो कई दफा बात की है, वो चीफ ने कहा है कि कई दफा बात की है, वो हमारी बात वो सुनते भी हैं तो उसके खिलाफ काम करते हैं। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की बात सुन ही नहीं रहा। देखा ना, ये खराब, देखे ना, एक गलत बात खराब कर देती है। वो काकड़ साहब की ना उनकी हैसियत थी, ना उनके दायरा उसमें था, अख्तियार में था, उन्होंने बैठे बैठाए इस बात को छेड़ दिया, और एकदम अफगानियों को निकालने का जो वहां से बातचीत हुई और ये मसला खराब हो गया। प्रोफाइलिंग तो नहीं होनी चाहिए, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अच्छा, लेकिन बैरिस्टर साहब ठीक बात है। बैरिस्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब के हवाले से अब बात हो रही है, कल आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जाहिर है वो रिपोर्ट तो नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अपना पुराना बयान ही दोहराया है। क्या उसके बाद मुज़ाकरात का तीसरा राउंड हो पाएगा? आसमा बहन, तीसरा राउंड तो होगा, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। वाक़तन जो एक रिजिड अप्रोच है या रिजिड सोच है, एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि मैं 9 पे जो है आप कमीशन बना दें, लेकिन साथ ही अलेज किया जाता है कि हम बड़े ही क्लियर हैं अपने माइंड सेट में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था एंड सो फोर्थ। लेकिन ये कहने से पहले शायद वो वीडियोस देख लें, और वो सीसीटीवीज़, क्योंकि उनकी फरमाइश थी और ख्वाहिश थी कि सीसीटीवी दिखाया जाए अगर ऐसा सबूत है, वो सीसीटीवी भी मंजर यहाँ पे आ गया है। अब ये कह देना कि फिर भी के और रीइटरेट करना कि वो फॉल्स फ्लैग था, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती वाली बात है, और फिर हमसे किसी कमीशन की डिमांड ना की जाए, क्योंकि अगर आप इतने ही क्लियर हैं अपने माइंड में, बावजूद इसके कि वो एमेचर वीडियोस भी मौजूद हैं जो मंजर यहाँ पे तमाम पूरी दुनिया ने देखी, और जो 200 ज़ायद मकामात पे आप लोग वहाँ पे गए, आप लोगों ने तोड़ फोड़ की, आप लोगों ने तज़हीक की, आप लोगों ने शोहदा के मुजस्मों को मस्मार किया, आप लोग अंदर एंटर हुए, और वहाँ जिना हाउस में भी हुए, दीगर जगहों पे भी हुए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर कह देना और फिर वज़ीर आज़म को बुरे अलकाबात के साथ पुकारना, इदारों के ख़िलाफ़ बात करना, मैं समझता हूँ कि ये दोगली जो पॉलिसी है। तो अब अभी हाउस अरेस्ट करने की बात हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने की थी खान साहब के लिए,
और आज फवाद चौधरी साहब भी ऐसी है, क्या कोई इम्कानात हैं कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए सिक्योरिटी के पेश नज़र? देखिए, मैं उस पर भी रोशनी डाल देता हूँ। राना साहब ने इसलिए वो बात की कि अगर कोई दरख्वास्त अदालत में लेके जाते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से या सेहत के हवाले से कोई ऐसे मामलात हैं, तो हुकूमत उसके आड़े नहीं आएगी। हुकूमत बिल्कुल अदालत को जवाबदेह होगी और हुकूमत अपना मौक़िफ़ अदालत में बयान करेगी, और अगर वाक़तन उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कोई ऐसे ख़तरात हैं तो फिर बिल्कुल जो अदालत का हुक्म होगा हम मानेंगे। यानी आप NRO देना चाहते हैं? नहीं, वो मांग रहे हैं। हमने तो पहले कहा है कि ना कोई डील है ना कि सिक्योरिटी के पेश नज़र अब अदालत का ऑर्डर आ जाए और अदालत का भाई मेरे में हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, अदालत का भी ऑर्डर आ जाए तो उस मासूम आदमी को खुदा का वास्ता है घर ना भेजना, वरना उसकी जान लेने के लिए उसके घर में लोग बैठे हुए हैं, उसके हवारी बैठे हुए हैं, ताकि इस खत्ते के तहत उसके ऊपर 40 साल तक सियासत करें। ये काम ना करना अगर अदालती ऑर्डर भी आ जाए। ये आप कह तो दुरुस्त रहे हैं कि उनकी पार्टी में जितने भी लोग हैं, 4 ग्रुपिंग जो हो चुकी है लोगों की, या 4-5 ग्रुप्स हैं, वो यही चाहते हैं या तो वो ताहयात अदालत में ही रहें या वो किसी तरह बाहर हैं, और वाक़तन इनकी लेकिन फिर भी आप उसको कंसीडर करेंगे? नहीं, अदालत का जो हुक्म होगा हम तो अदालत के हुक्म के पाबंद, अदालत की जिम्मेदार भी होगी। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नाज़रीन। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।